वालेकुम। हेल्थ इज़ वेल्थ में आपके साथ है निदा खान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान शुरू होने वाले हैं, कुछ ही दिनों बाद हम रमज़ान में आपसे बात करेंगे और जो हमारा न्यू जो टाइटल होगा रमज़ान शरीफ में, तो वो हमारा टाइटल होगा रमज़ान और हमारी सेहत। हेल्थ इज़ वेल्थ में रमज़ान और हमारी सेहत पे हमारा टाइटल होगा और इस पे टॉपिक जो भी होंगे हम इस पे बात करेंगे। और जो हमारे टॉपिक्स होंगे सारे रमज़ान के इस पे टॉपिक्स होंगे हमारे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी लोग जो हैं जो बीमार हैं, जो रोज़ा रखना चाहते हैं, और डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट, बहुत सब ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, इस वजह से रोज़ा नहीं रख सकते या रोज़ा रखना चाहते हैं, तो इसमें कौन कौन से उनको मसलियात होती हैं, तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर फ़हीम साहब हैं, फ़हीम से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसी निदाब, खैरियत से? ठीक ठाक। प्राइम कनाडा टीवी देखने वाले मेरे तमाम नाजरीन जो कनाडा में हैं और कनाडा के बाहर हैं, उन तमाम लोगों को बहुत सारा प्यार और सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब जानते हैं जैसे कि रमज़ान शरीफ शुरू होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सारे लोगों को प्राइम कनाडा टीवी देखने वाले तमाम अहले ईमान को मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, प्राइम कनाडा टीवी की जानिब से रमज़ान की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। ये वो महीना है जो रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। ये वो महीना है जिसमें मेरा रब हमसे कहता है कि ये महीना मेरा है जी, इसका अजर भी मेरे ज़िम्मे है। और मुबारकबाद के काबिल हैं वो लोग जिनको ये साल, रमज़ान का ये साल मैसर आया, क्योंकि कल तक बहुत सारे लोग पिछले साल हमारे साथ मौजूद थे रमज़ान के इन रोज़ों में, और जो इस साल हमारे साथ नहीं है। और हमारी कोशिश यही होगी, हेल्थ इज़ वेल्थ की इस टीम की टाइटल तो यही होगा, हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन इसमें हम बात करेंगे रमज़ान के जो रोज़े हैं, रमज़ान का जो महीना है, ये हमारी सेहत पे किस कदर असरअंदाज होता है और हमारी सेहत की क्या कुछ बेनिफिट्स हैं, अफादियत है जो इस रमज़ान के रोज़ों से हम हासिल कर सकते हैं। हम इस चीज़ पर पूरे रमज़ान इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि रमज़ान के रोज़ों में सेहत का क्या ताल्लुक़ है? देखिए, हमारा जो दीन है ना जी, ये एक आलमगीर मज़हब है जी। ये दीन फितरत है। हमारा दीन ज़िंदगी के हर शोबे पे, हर पहलू पे, चाहे वो तालीम का मामला हो, चाहे वो मईशत का मामला हो, चाहे वो सोसाइटी डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे वो सोशल सोसाइटीज़ का मामला हो, और चाहे वो सेहत का मामला हो, ज़िंदगी के हर शोबे में हमारा दीन एक हिदायत, एक गाइडलाइन देता है। अगर हम उन गाइडलाइंस पे चलते हैं तो ना कि रूहानियत, जो रमज़ान का महीना है, जो स्पिरिचुअल क्लीनिंग का महीना है, जिसमें हम अपनी रूह की सफाई कर रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ हम अपने जिस्म की सफाई, ना कि जिस्म की सफाई बल्कि जिस्म के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हेल्थ के हवाले से जो हम सारा साल कैरी करते हैं, उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। देखिए, हमारा दीन हमसे चाहता क्या है? मैंने कहा ना कि ये दीन फितरत है। ये जहाँ पर रूहानियत का सरचश्मा है, जहाँ पर ये आखिरत को संवारने का वसीला है, तो वहाँ पर इंसानी जिस्म और सेहत के हवाले से भी एक बहुत क्लियर कट मैसेज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तौबा के बाद जो चीज़ मेरे रब को पसंद है वो है सेहत की हिफाजत। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, दो नेमतें ऐसी हैं जिसकी नाकदरी इंसान बहुत ज़्यादा करता है। दो नेमतें ऐसी हैं जिसकी नाकदरी इंसान बहुत ज़्यादा करता है, एक सेहत और दूसरी फुर्सत। अगर हम एक लम्हे के लिए एक सिनेरियो बनाएं कि जितनी बीमारियां हैं दुनिया भर में, हम उसकी एक लिस्टिंग करें और उसकी वजह और उसके रिस्क फैक्टर को जानने की कोशिश करें कि दुनिया में बीमारी की वजह क्या है। एक तो यकीनन बीमारी की वजह यह है कि हमारे जिस्म में कुछ टॉक्सिन है, कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो आ जाती है, जिसकी वजह से बीमारी पैदा हो रही होती है। तो रमज़ान के जो रोज़े हैं, ये किस तरह इस टॉक्सिन को एलिमिनेट करता है, एक बात तो ये हम समझेंगे इस प्रोग्राम में। दूसरी चीज़ ये कि मोटापा, ओबिसिटी, जो हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया, ओबिसिटी एक बहुत बड़ी वजह है बेशुमार बीमारियों की। ठीक है। स्मोकिंग, लंग्स कैंसर, स्मोकिंग की वजह से क्या होता है? लंग्स कैंसर का मामला है। उसके अलावा डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिसकी बेशुमार कॉम्प्लिकेशंस हैं।
आजकल कोरोना का ज़माना है, कोविड-19 का ज़माना, कोविड-19 ना भी हो, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एक बहुत बड़ी वजह है जो बहुत सारी बीमारियों की तरफ जा रही है। अगर आप इन बीमारियों के कॉजेस को देखें, जिनको 5-6 चीज़ों का जिक्र किया मैंने, ये सारी की सारी मेजर कॉज हैं बीमारियों की। अगर आप पूरी बीमारी को देखें तो 98% बीमारी की वजह ये चीज़ें हैं। ऐसा ही है। अगर ऐसा है तो रमज़ान के रोज़ों में हम ये सारी चीज़ें जिसका जिक्र किया मैंने, ओबिसिटी, सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों से हम बहुत हद तक छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो रमज़ान का एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है, एक बहुत रिलेशन, जिसे कहना चाहिए डीप रूटेड रिलेशन है। और दुनिया भर के साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट नहीं, नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट इस बात को साबित कर चुके हैं कि थेरेपेटिक फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से लोग रखवाते हैं रोज़ा बाज़ औक़ात। हम इंशाल्लाह इस पर प्रोग्राम भी करेंगे बहुत डिटेल में। 2016 में 2016 में जापान के एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ दिया गया। अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। उसको जिस चीज़ पे नोबेल प्राइज़ दिया गया वो कोई दवाई की इजाद या कोई मेडिसिन की इजाद पर नहीं दिया गया। अच्छा। उसको इस कैंसर के हवाले से उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। अच्छा। और उसके जो नोबेल प्राइज़ की वजह थी दैट वाज ऑटोफेगी। ऑटोफेगी, इस पर हम अपने इंशाल्लाह आइंदा आने वाले प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। ऑटोफेगी से मुराद ये होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, फेगी मीन्स सेल्फ ईटिंग। अच्छा। और ये ऑटोफेगी को हासिल करने का जो बेस्ट तरीक़ा है जो उस जापानीज साइंटिस्ट ने बताया वो ये कि जो शख्स पूरे साल में 21 से 28 दिन तक फास्टिंग करता है, रोज़ा रखता है, तो वो ऑटोफेगी हासिल करता है। और ऑटोफेगी इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट कैंसर, जो कैंसर का बर्डन जो दुनिया में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अल्जाइमर डिजीज़ है, पार्किंसंस डिजीज़ है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, जोड़ों के दर्द है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ये सब किडनी डिजीज़ हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम उसके रिस्क फैक्टर को और उसके जो ऑकरेंस के रेट है उसको हम कम कर सकते हैं रमज़ान के रोज़े रखकर। ना कि रमज़ान के रोज़े रखकर बल्कि साल के दीगर शव्वाल के 6 रोज़े हैं। मज़ीद बीइंग ए मुस्लिम हम हुक्म है कि आप पीर और जुमेरात का रोज़ा रखें। तो इससे भी हम महीने में दो रोज़ा रखकर, साल में 30 रोज़े, ये शव्वाल के 6 रोज़े, फिर हर महीने पे 2 या 3 या 4 या 6 रोज़ा रखकर हम वो सारी चीज़ें अफादियत जो आज का साइंस हमें ये साबित करता है कि रोज़े की बुनियाद पे सेहत के ये अफादियत हासिल कर सकते हैं, जो हम इंशाल्लाह आने वाले इस महीने में, इस बाबरकत महीने में रोज़ा रखकर और वो तमाम चीज़ों को, वो तमाम अहकामात को चलते हुए जहाँ हम रूह की सफाई करेंगे, स्पिरिचुअल क्लीनिंग होगी, वहाँ पर बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन भी होगी। जितने टॉक्सिन्स हैं बॉडी को, इसको भी हम इंशाल्लाह एलिमिनेट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, जो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, ब्लड प्रेशर के होते हैं और काफ़ी जो बीमारियां होती हैं, हार्ट पेशेंट्स वगैरह होते हैं, तो ये रमज़ान के रोज़ों में इनको क्या हिदायत, मतलब क्या हिदायत हो सकती है, किस तरह मतलब करें, इनको बताएं कि रोज़े रख सकते हैं ये लोग? देखें, बहैसियत मुसलमान हम में से हर शख्स की ख्वाहिश है कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में जहाँ पर बारिश है रहमतों की, हम अपने दामन में उन रहमतों को समेटें। हम में से हर शख्स चाहता है कि रमज़ान के रोज़े रखें। अच्छा, मैं एक बात बताता चलूँ। रमज़ान के महीने के और इस रोज़ों में मेरा रब हमसे ये कहता है कि ये मेरा मामला है, ये मेरे लिए है। और जहाँ इस इबादत की, रमज़ान के रोज़ों की इतनी अफादियत है, रहमत है, एक नेकी 70 गुना के बराबर है, लेकिन उसके बावजूद मेरा रब हमसे ये कहता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिस पे वो कहता है कि अगर तुम बीमार, दिमागी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, प्रेगनेंसी है, सफ़र में हो, कुछ ऐसी कंडीशंस में आप रोज़ा की इन गिनतियों को और महीनों में पूरी करो। यानी कि तुम
अगर इस वक्त तुम्हारी सेहत इजाज़त नहीं देती है और अगर तुम बीमार हो और अगर तुम्हारे रोज़ा रखने से उस बीमारी में इजाफा होता है, एग्रीवेट करता है, तो रोज़े ना रखो, बाकी दिनों में सेहत यानी कि जो नेकियों का महीना है, जो मेरे रब का महीना है, जो फ़र्ज़ है और मेरे रब का महीना है, उसके बावजूद मेरा रब क्या फरमा रहा है कि अगर तुम बीमार हो तो इसी तरह मामला डायबिटीज़ हाइपरटेंशन का है। इवन नॉट ओनली डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, इवन जो प्रेगनेंसी का मामला है, जो मेंटली इल होते हैं उन लोगों में भी। देखें, हम में से हर शख्स चाहता है रमज़ान के रोज़े रखें, सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह की इस हुक्म को भी सामने रखे कि अगर तुम बीमार हो तो इन गिनतियों को बाकी के महीनों में पूरी करो, ठीक है। अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूं कि एक बहुत बड़ी तादाद दुनिया में इस वक्त जो डायबिटीज़ का प्रेवलेंस है दैट इज़ 9.2, यानी तकरीबन 463 मिलियन लोग इस वक्त दुनिया में डायबिटिक पेशेंट है। अगर मैं और यही ट्रेंड रहा जिस तरह डायबिटीज़ का ट्रेंड है तो 2030 में 2030 तक WHO का फिगर है कि ये 10.2 इसका प्रेवलेंस रेट हो जाएगा, जो तकरीबन दुनिया में 2030 तक 575 मिलियन लोग जो हैं वो डायबिटिक का शिकार होंगे। अगर मैं कनाडा की बात करूं तो कनाडा में हर 3 मिनट में एक शख्स जो है वो डायबिटिक डायग्नोज होता है और तकरीबन इस वक्त 11 मिलियन लोग जो हैं वो डायबिटिक का शिकार हैं। तो अब बात ये करनी है कि डायबिटिक पेशेंट है, वो रोज़ा रखना चाहता है तो वो बिल्कुल रोज़ा रखे, क्योंकि ऐसे बहुत सारी रिसर्च है। लेकिन रोज़ा रखने से पहले एक चीज़ हम कहते हैं मेडिकल में, दैट इज़ द प्री रमज़ान या प्री डायबिटिक प्री रमज़ान असेसमेंट, यानी कि रमज़ान के रोज़ा रखने से पहले वो अपनी पूरी असेसमेंट करवाएं। प्री रमज़ान असेसमेंट कहते हैं कि अब आज का प्रोग्राम जब आज से ठीक है एक हफ्ते के बाद रमज़ान के रोज़े शुरू होंगे, तब भी वक्त है हमारे पास। वो लोग जो डायबिटिक हैं और वो रोज़ा रखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले वो ये काम करें कि अपने फिजिशियन से, अपने फैमिली फिजिशियन से, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें और उनसे मिलने के बाद अपना असेसमेंट करवाएं। ना कि डायबिटिक पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट है वो, और अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो वो भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से जाकर इस बात की असेसमेंट करवाए कि क्या उसका डॉक्टर उसको इस बात की इजाज़त दे रहा है कि तुम रोज़ा रख सकते हो या नहीं रख सकते। इसको हम कहते हैं प्री रमज़ान असेसमेंट। अच्छा, प्री रमज़ान असेसमेंट में 2 चीज़ें हैं, एक तो है मेडिकल असेसमेंट और एक है एजुकेशनल काउंसलिंग। मेडिकल काउंसलिंग में होता ये है कि पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर जो है उसकी बहुत सारी चीज़ों को देखता है, पिछले 3 महीने की पूरी हिस्ट्री देखता है ये कि उसका HbA1c यानी कि उसका शुगर का लेवल पिछले 3 महीनों में क्या रहा। उसके बाद वो चेक करता है कि उसका रैंडम और फास्टिंग ब्लड शुगर क्या है। उसके बाद वो चेक करता है कि उसका बॉडी कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, उसका लिपिड प्रोफाइल क्या है, उसकी रीनल स्टडीज़ क्या है, यूरिया क्रेटिनिन इसका लेवल क्या है, प्लस उस पेशेंट का वेट क्या है और किसी किस्म के डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन में तो नहीं गुजर रहा, उसको उस पेशेंट को शुगर हाई होने की वजह से किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। ये वो सारी असेसमेंट है, कौन करेगा? यकीनन पेशेंट खुद नहीं करेगा और ना कोई रिलीजियस स्कॉलर करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? डॉक्टर करेगा, जिसको हम कहते हैं प्री रमज़ान असेसमेंट। प्री रमज़ान असेसमेंट में पहली चीज़ क्या हो गई? मेडिकल असेसमेंट। इसी मेडिकल असेसमेंट में डॉक्टर आपको डाइट प्लान देगा। जब आप जाते हो कैनेडियन सिनेरियो में किसी डायबिटोलॉजिस्ट के पास, यू नो इट वेरी वेल, एक डाइटिशियन बैठा है, एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर बैठा है, वो जो डाइटिशियन है वो आपको एक डाइट प्लान बना कर देगा कि आपको रोज़े में इफ्तार में क्या चीज़ें खानी है, पानी का इस्तेमाल कितना करना है, सहरी में क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, एक डाइट प्लान देगा। एट द सेम टाइम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शख्स अगर ओरल मेडिसिन में है तो वो उसकी दवाई को एडजस्ट करेगा, क्योंकि रमज़ान का इस समर में जो रमज़ान का दौरानिया है 14 से 15 घंटे गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। क्लाइमेट इट सीम्स कि वो ठीक रहेगा, लेकिन जो दौरानिया है वो क्या है, 24 घंटे में 13 से 14 या 15 घंटे का दौरानिया है, तो वो डोज को एडजस्ट करेगा कि सहरी के बाद कौन सी दवाई लेनी है, जो दवाई आप सुबह लेते थे अब कब लेनी है, जो दवाई आप रात को सोते वक्त लेते थे वो इफ्तार के बाद, वो डोज को एडजस्ट करेगा। नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3, इंसुलिन। वो पेशेंट जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, जो इंसुलिन लेते हैं, वो इंसुलिन का डोज कैसे लेंगे, कब लेंगे, बिफोर डोज है तो वो कैसे लेंगे, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, वो तमाम चीज़ों को एडजस्ट करेगा कौन? आपका
फिजिशियन आपका डॉक्टर करेगा। तो प्री रमज़ान असेसमेंट बहुत ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ एजुकेशन काउंसलिंग क्या चीज़ है? एजुकेशन काउंसलिंग से मुराद ये है कि डायबिटिक सेल्फ केयर या होम केयर मैनेजमेंट, ये आपकी फैमिली के साथ आपका डॉक्टर या आपसे डिस्कस करेगा, आप अपने फैमिली तक उसके मैसेज को कन्वे करेंगे कि अगर आपका शुगर लेवल कम हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, हाइपो मींस कम हो जाए, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए यानी शुगर लेवल बढ़ जाए, वो कौन सा कट ऑफ वैल्यू है, किस लेवल पे हाइपर होगा, किस लेवल पे हाइपो होगा, उसके अलावा शुगर को किस तरह मॉनिटर करते हैं। अगर कोई साइन और सिम्टम्स डॉक्टर की इजाज़त के बावजूद अगर कोई अलामात ऐसी चीज़ें हों, से फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर ने इजाज़त दे दी कि आप रोज़ा रखें, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस दौरान कोई अगर अलामात, कोई साइन और सिम्टम्स आए तो उसको आप इग्नोर करें। हम आगे चल पर इस पर बात करेंगे। तो एक तो मेडिकल प्री रमज़ान असेसमेंट में दो चीज़ें हो गई, मेडिकल असेसमेंट और एजुकेशन काउंसलिंग। एजुकेशन काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि आपको पता चलता है कि आपका डॉक्टर आपको बताता है कि आपका मील प्लान क्या होगा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या होगी, किस एक्सरसाइज करना है तो किस वक्त करना है, बिफोर इफ्तार करना है, आफ्टर इफ्तार करना है, इस प्लानिंग पे अगर हम चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप होम काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो आपका डॉक्टर आपको बताता है कि यूरिन में एसीटोन, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक लोग होते हैं, एक स्ट्रिक होता है जिसके ज़रिए आप एसीटोन को चेक करते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट को हमारा डॉक्टर कैनेडियन सिनेरियो में बहुत रूटीन पे बताता है कि आप अपने यूरिन में एसीटोन को चेक करें, और चेक करने का एक स्ट्रिप होता है जिसके ज़रिए करते हैं। आपका डॉक्टर आपको बताता है कि डिहाइड्रेशन ना हो। डिहाइड्रेशन डायबिटिक पेशेंट को ड्यूरिंग रमज़ान नहीं होनी चाहिए। तो इन हिदायत पे प्री रमज़ान असेसमेंट आप करते हैं, डॉक्टर से मशवरा लेते हैं, तो आप रमज़ान के रोज़ों को बहुत सुकून और इत्मीनान से रख सकते हैं। लेकिन जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपनी असेसमेंट ज़रूर डॉक्टर से करवा लें, क्योंकि अभी हफ्ता मौजूद है, मेरे ख्याल से 13 या 14 से रमज़ान है। तो आप कांटेक्ट करें डॉक्टर से, करने के बाद प्री रमज़ान असेसमेंट ज़रूर करना है, जो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। सही, मतलब ये है कि अपने डॉक्टर से आप लोग लाजमी चेकअप करवाएं रमज़ानों से पहले। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, और एक ही बात बताएं कि रमज़ानों में के रोज़े होते हैं, तो ये डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जो भी आप प्रेगनेंट, जो भी मतलब है हार्ट पेशेंट सब है, तो ये किन किन चीज़ों का सामना कर सकते हैं, कौन कौन सी मुश्किलात आ सकती हैं रोज़ों में? देखें, जो मेजर रिस्क है डायबिटिक पेशेंट के लिए, हम हाई ब्लड प्रेशर की बात इसकी बात करेंगे, क्योंकि दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं दोनों के। देखिए, जो मेजर रिस्क है दैट इज एसोसिएटेड विद रमज़ान फास्टिंग विद डायबिटीज़, एक तो ये है कि शुगर लेवल बहुत कम हो सकता है। अच्छा, ठीक है। अगर शुगर लेवल 70 से बिलो हो जाए, एक कट ऑफ वैल्यू है जो हेल्थ कनाडा ने भी और WHO ने भी दिए, अगर 70 और ये 70 से कम हो जाए तो वो हाइपोग्लाइसेमिया कहलाता है। जो मेजर रिस्क है, शुगर लेवल क्या हो सकता है, कम हो सकता है। और जो डाइट प्लान डॉक्टर ने दिया है, जो डॉक्टर ने दवाइयों का स्केड्यूल बना कर दिया है, उस पर आप फॉलो नहीं करते तो क्या हो सकता है, शुगर बढ़ सकता है, दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया के जो कट ऑफ वैल्यू दिया दैट इज 350, अगर 350 से ऊपर हो जाए तो ये आपका हाइपर। इसके अलावा एक चीज़ है डिहाइड्रेशन, जिसका जिक्र अभी मैंने किया। डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। थ्रोम्बोसिस एक चीज़ है, उसमें होता है कि ब्लड क्लॉट बनता है जो वेसल्स पे जाके प्लग इन होता है, जो सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, जो नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़ है जो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है डायबिटिक पेशेंट में, उसको हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अच्छा, बहुत शॉर्टली मैं बताऊं, जो डायबिटिक पेशेंट है वो समझते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या चीज़ है। ये एक ब्लड एसिड है जो शुगर बढ़ने की वजह से एक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जो ब्लड में आ जाता है, जो फौरी तौर पे इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, वरना इसके अपने मज़ीद कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, जो रिस्की पेशेंट्स हैं, मैं यहाँ बताता चलूँ, ये बहुत ज़रूरी है। वो कौन से लोग हैं जो कॉम्प्लिकेशन के हवाले से रिस्क में हैं, यानी डायबिटिक पेशेंट है। रूल ऑफ थंब ये कि रोज़ा रख सकते हैं। रोज़ा कब रख सकते हैं? प्री रमज़ान असेसमेंट के बाद। डॉक्टर ने इजाज़त दे दी आप रोज़ा रखें, लेकिन डॉक्टर ने साथ साथ कुछ हिदायत भी दी है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रिस्क में होते हैं। वो कौन से लोग हैं? ऐसे लोग जिनका पिछले 3 महीने में जो HbA1c है
जो ग्लाइसेमिया है कंट्रोल नहीं है। उनका शुगर जो है पिछले 3 महीनों में या तो बाज़ औक़ात बहुत हाइपो पे गया है या बहुत ज़्यादा हाइपर हुआ है, या पिछले 3 महीनों में उससे किसी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन का सामना हुआ है। अच्छा। या किसी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन का शिकार है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि रमज़ान के रोज़ों में डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इसकी वजह ये है कि अक्सर हम ये समझते हैं कि मेरे डॉक्टर ने मुझे इजाज़त दे दी जी, तो कोई इशू नहीं है, अब आप ग्रीन सिग्नल है सब कुछ करें। लेकिन जो मेजर रिस्क है जो एसोसिएट है डायबिटीज़ और रमज़ान के रोज़ों में, वो ये है कि शुगर के लेवल बहुत कम हो जाए, हाइपोग्लाइसेमिया। एक कट ऑफ वैल्यू है, हेल्थ कैनेडा भी ये कहता है, WHO भी, वो ये कि 70 से बिलो हो तो ये हाइपोग्लाइसीमिया है। अच्छा। 350 से ऊपर हो तो ये हाइपरग्लाइसीमिया। तो 2 कंडीशन है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। तीसरी चीज़ है डिहाइड्रेशन, यानी कि अभी मैंने बात भी की डिहाइड्रेशन की, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। डिहाइड्रेशन के साथ एसोसिएट है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या चीज़ है कि ब्लड में क्लॉट बनता है। अच्छा। जो प्लग इन होता है वेसल्स के लिए, जो एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका जानना बहुत ज़रूरी है, जो डायबिटिक के पेशेंट वो एटलीस्ट जानते हैं, वो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये एक बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, जो बहुत मेजर रिस्क है डायबिटिक पेशेंट के साथ जो वो रोज़ा रखते हैं। इसमें होता है ये कि ब्लड एसिड है जिसका लेवल जो है कीटोन्स का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। अच्छा। जो एक बहुत सीवियर जिसे कहना चाहिए इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, जिसको देखने की ज़रूरत। अच्छा, शुगर आपका कंट्रोल है, आपके डॉक्टर ने आपको इजाज़त भी दे ली, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ पेशेंट ऐसे हैं डायबिटिक जो हाई रिस्क में होते हैं रोज़ा रखने के हवाले से। वो लोग जिनका शुगर पिछले 3 महीनों में कंट्रोल नहीं है। अच्छा। जिसका HbA1c जो टारगेट दिया है डॉक्टर ने उससे बहुत ज़्यादा है, डिरेंज है। इनका शुगर कभी हाइपर होता है, कभी हाइपो होता है, एक ये कंडीशन है। और उसके अलावा किसी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन का शिकार हुए हैं पिछले 3 महीनों में, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, गुर्दे डायबिटीज़ की वजह से गुर्दा मुतासिर हो रहा है, रेटिनोपैथी, आंखों में कोई इशू है। तो ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिसका जानना बहुत ज़रूरी है। और जो डॉक्टर जब आप प्री रमज़ान असेसमेंट करवा रहे होते हैं तो डॉक्टर इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है कि ये पेशेंट अभी तो ठीक है लेकिन पिछले 3 महीनों में इसका ट्रैक रिकॉर्ड किया है, क्या ये इस पोजीशन में है कि रमज़ान के रोज़े या ना रखे। तो आपके साथ जो रिस्क एसोसिएट है उसको भी जानना ज़रूरी है, और पिछले 3 महीनों में आपकी शुगर की हिस्ट्री क्या रही है इसका जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जब डॉक्टर साहब इजाज़त अगर डॉक्टर दे रहे हैं रोज़ा रखने की, तो उसके बावजूद ऐसी कौन सी अलामतें हैं जो फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता किया जाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन इन द सेंस के डॉक्टर की इजाज़त का मकसद हरगिज़, बल्कि डॉक्टर कहता है जब आप प्री रमज़ान असेसमेंट के लिए जाते हो, जो दूसरा पार्ट है उसका एजुकेशनल काउंसलिंग, उसमें फैमिली को भी बताता है कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि शुगर डायबिटिक पेशेंट है और रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, ये कहना ना हर शख्स चाहता है, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो या नॉन डायबिटिक पेशेंट हो, कि रमज़ान के रोज़े ज़ाया ना हो, कि अगले साल पता नहीं नसीब हो या ना हो। तो कुछ अलामात हैं जिसका जानना बहुत ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट को। एक तो ये कि कन्फ्यूजन हो, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा हो। अच्छा। मतलब जिसे कहते हैं कि ना बहुत ज़्यादा बहकी बातें करो, पसीने का आना बहुत ज़्यादा, कोल्ड एंड कामी स्किन है, रैपिड हार्ट बीट, हार्ट का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा चल रहा हो, सीजर झटके की शिकायत हो रही हो, विजन जो है आपका ब्लरी विजन हो रहा हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कहते हैं फ्रूटी स्मेल, यानी एसिटोनिक ब्रीथ। अब मैं आपको इस तरह बताऊँ कि नेल पॉलिश रिमूवल का एक खास स्मेल है। बाज़ औक़ात सांस में जब आप बात कर रहे होते हैं ना, इसको हम कहते हैं एसिटोनिक ब्रीथ। अच्छा। किसी शख्स में अगर इस तरह की स्मेल आ रही हो तो फौरी तौर पे डॉक्टर की इजाज़त के बावजूद। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं कि अक्सर लोग हम करते ही हैं कि जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए टिप है कि आपके पास अगर ग्लूकोमीटर नहीं है तो फौरी तौर पर परचेज़ करो। ठीक है, उसके स्ट्रिप। ये रिस्क ना लो कि यार अब रोज़ा खुलने में 2 घंटे का टाइम तो रह गया है, मैं गुजार लूँ किसी तरह, हरगिज़ नहीं। अच्छा। आप शुगर चेक करो, जो लेवल मैंने बताया 70 और 350 का, 70 से कम हो, 350 से ज़्यादा हो, और उसके अलावा ये अलामात ज़ाहिर हो रही हो, तो जब आप जाते हो प्री रमज़ान असेसमेंट के लिए तो आपका डॉक्टर बताता है कि अगर किसी किस्म की कोई इस तरह की सिचुएशन हो तो आपने इसकी रेमेडी क्या करनी है। मैं इस प्रोग्राम में उसके सलूशन की तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि हर पेशेंट डॉक्टर अपने हिसाब से बताता है। तो ये अलामात जिसे कहते हैं अलार्मिंग साइन या वार्निंग साइन, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये अलामत
आखिरी घंटे में हो रहा हो या शुरू के घंटे में हो रहा हो, डोंट वेट कि मैं 1 घंटा तो रह गया मैं रोज़ा इफ्तार कर लूँ। अच्छा। तो वो मुमकिन है कि आपको किसी मजीद कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना ले जाए। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि रमज़ान के बाद दोबारा डॉक्टर से कब रुजू करें? होता ये कि प्री रमज़ान असेसमेंट के बाद मेरे बेशुमार ऐसे पेशेंट मैं जानता हूँ जो डॉक्टर ने डोज एडजस्ट किया, सही, यकीनन रोज़ों के बाद खाने पीने का वही सिलसिला हो जाता है। ये जो डोज एडजस्टमेंट था ये इसलिए था कि आपको 13 से 14 घंटे फाका रहना है, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग करते ये हैं कि आज चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा, तो कई महीने गुजार देते हैं। निदा यू विल नॉट बिलीव कि वही डोज रिजीम पे वही इंसुलिन जो डॉक्टर ने रमज़ान के महीने के लिए दिया था उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। फॉर गॉड से, खुदा के वास्ते, रमज़ान ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आप डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर आपके तमाम टेस्ट दोबारा करवाएगा। प्री रमज़ान देखेगा क्या चीज़ें थी, पैरामीटर्स थे, पोस्ट रमज़ान देखेगा, फिर दोबारा बहुत मुमकिन है कि आपने रमज़ान की बरकत की वजह से और आपने डाइट प्लान बहुत अच्छा फॉलो किया, आपने वेट कम किया, आपने स्मोकिंग को तर्क किया, आपने फिजिकल एक्टिविटी की, आपने तरावियाँ पढ़ी, रातों को जाग कर इबादत की अपने, तो इसकी वजह से मुमकिन है कि आपका जो इंसुलिन है, जो आपका डोज है, वो कम हो जाए। तो पोस्ट रमज़ान असेसमेंट भी डॉक्टर से करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे वो हाइपरटेंसिव हो, या किसी भी बीमारी के हवाले से जो डॉक्टर ने डोज एडजस्ट किया है उसको रीचेंज कराना, उसको रीस्केड्यूल कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही सही कह रहे हैं, मतलब रोज़ों से पहले और रोज़ों के बाद प्री रमज़ान असेसमेंट अपने डोज को एडजस्ट कराएं। पोस्ट रमज़ान में मैं कहता हूँ कि अक्सर ये देखा गया है, बिलीव इन मी, जो डॉक्टर्स के हिदायत पे अमल करते हैं, जो स्ट्रेटजी डॉक्टर ने दिया है कि भाई ये डाइट प्लान है, कोई पकोड़े शकोड़े और बहुत ज़्यादा, शहरी में कोई बदतमीजी, शुगरी ड्रिंक नहीं लेनी, सॉल्ट को कम इस्तेमाल करना है, कैफीन का इस्तेमाल कम करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी, इन सारी चीज़ों को करते हैं, बिलीव इन मी उनका वेट भी कम होता है, डिटॉक्सिफाई भी होते हैं, शुगर लेवल कम होता है और दवा डोज भी ऐसे लोगों की कम होती है। कब सही कहे, मतलब कुछ लोग होते हैं रोज़ा तो रख लेते हैं लेकिन जब वो अफ्तारी होती है, अफ्तारी के बाद फिर मत पूछें मतलब वो करते हैं कि पूरे दिन का सारा साल इंतजार करते हैं कि रमज़ानों में जी सारी बदपरहेजियां करनी है। गुड, सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ब्लड प्रेशर के हवाले से बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं वो लोग रोज़ा रख सकते हैं, और अगर रख सकते हैं तो उनके लिए क्या ज़रूरियात, मतलब कोई हिदायत ऐसी बताएं कि मुश्किल ना हो। मैं एक इससे पहले कि मैं एक बात बताऊं कि ब्लड प्रेशर किस कदर कॉमन है। जी सही कह रहे हैं कि आप अपने इर्द गिर्द अगर आप एक सर्वे करें तो बेशुमार, मतलब कोई 2-4 तो मिल जाएंगे। एक अंदाजे के मुताबिक 1.13 बिलियन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की पॉपुलेशन जो है 7.7 बिलियन है, तो 1.13 बिलियन लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। अच्छा, जो कनाडा का सिनेरियो है वो ये है, तकरीबन 7.5 मिलियन लोग इस चीज़ का शिकार है, हाई ब्लड प्रेशर का। हाई ब्लड प्रेशर के लोग रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते, पहले तो ये स्टेटमेंट मैं बताऊँ, ये यकीनन जो मैं बात कर रहा हूँ ये इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप इसके बाद रोज़ा रख लें। अच्छा, तमाम रिसर्च, तमाम जो इस तरह के साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं, रिसर्च है, वो इस बात को क्लियर करते हैं कि रोज़ा रमज़ान के रोज़ा रखने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रेगुलेट हो जाता है। लेकिन बात वही करनी है, मैं बहुत सारी बातों को रिपीट नहीं करूँगा। जो डायबिटिक में बात थी ना, वो बात यहीं पर है। वो क्या है कि आपका प्री रमज़ान असेसमेंट ज़रूरी होगा। आप जाएंगे, आपका डॉक्टर अगेन 2 चीज़ें करेगा, मेडिकल असेसमेंट और एजुकेशनल काउंसलिंग। मेडिकल का असेसमेंट में क्या देखेगा डॉक्टर? आपका पिछले 3 महीने का ब्लड प्रेशर देखेगा, आपका मेडिसिन देखेगा, मेडिसिन को किस तरह एडजस्ट करनी है, आपको फिजिकल एक्टिविटी की हिदायत करेगा, आपका लिपिड प्रोफाइल देखेगा, आपका रेनल स्टडीज देखेगा, आपके हार्ट का स्टेटस देखेगा, चेस्ट एक्सरे करवाएगा, ईसीजी करवाएगा। एक कॉम्बाइंड पैकेज है, एक कंप्लीट पैकेज है, जिसके बाद डॉक्टर आपसे कहेगा ओके यू आर फाइन, यू आर गुड फॉर फास्टिंग, आप ये रोज़ा रखें, लेकिन आपको इन चीज़ों पे फॉलो करना है। दैट इज द डाइट प्लान, दैट इज द फिजिकल एक्टिविटी प्लान, और दीगर चीज़ों, अगर आप स्मोकर हैं, जिस तरह मैंने शुरू में एक बात बताई थी, ब्लड प्रेशर की वजह क्या है, ब्लड प्रेशर क्यों होता है? ओबेसिटी, सिगरेट स्मोकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, यही 4-5 वजूहात है ना। रमज़ान के रोज़े क्या कर रहा है? ओबेसिटी को, अगर आप प्लान पे चलते हैं, ओबेसिटी को कम कर रहा है। दिन के 24 घंटे 4 घंटे सोने के निकाल के बचे कितने?
20 घंटे 20 घंटे में 13 से 14 घंटे, 2 से 3 घंटे बचे। सिगरेट स्मोकिंग आपने कम किया, ठीक है। यकीनन ये महीना किस चीज का महीना है? स्पिरिचुअल क्लीनिंग, रूह की सफाई। स्ट्रेस लेवल आपका, स्ट्रेस जो है ना, बिलीव इन मी, सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक बिल्ला के जोड़ने से होता है। जब हमारा ताल्लुक अपने रब से बहुत मजबूत हो जाता है ना, तो स्ट्रेस लेवल खुद ब खुद कम होता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर हैं, ब्लड प्रेशर के पॉजिटिव एजेंट्स हैं, वो रमज़ान के रोज़े क्या कर रहा है? उन सारी चीज़ों को कम कर रहा है। तो यकीनन रमज़ान के रोज़ों से ब्लड प्रेशर जो है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि रोज़ा रख, कोई शख्स हाइपरटेंसिव है, अब भी वक्त है उसके पास, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। कोई हार्ट पेशेंट है, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और प्री रमज़ान असेसमेंट ज़रूर करवा लें। अपनी सारी चीज़ों को, कोलेस्ट्रॉल, रीनल स्टडी, सारी चीज़ों को, लिपिड प्रोफाइल को, सारे पैरामीटर्स को चेक करवाएं और डॉक्टर से अपना डोज एडजस्टमेंट करवाएं कि कोई शख्स दिन में 3 बार दवाई लेता है, कोई शख्स 2 बार लेता है, तो उसको कैसे लेना है। और फिर बात यहाँ पर भी वही है कि पोस्ट रमज़ान असेसमेंट भी होगी। रमज़ान ख़त्म होने के बाद दोबारा डॉक्टर के पास जाएगा, अपनी डोज को दोबारा एडजस्ट करवाएगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइए वो कौन सी अलामतें हैं जिनमें अगर ब्लड प्रेशर के मरीज रोज़ा रखें, उसकी बुनियाद पर फौरी डॉक्टर से रुजू करें? देखिए, अगेन जिस तरह हमने शुगर में बात की थी, एसिटोनिक ब्रीथ हो, ब्लरी विजन हो, हार्ट ब्लड प्रेशर हो या हार्ट का पेशेंट, ये जो पेशेंट होते हैं ना, चाहे वो डायबिटिक हो या हाइपरटेंसिव हो, ये अपने डॉक्टर खुद होते हैं। दे नो कि मेरा शुगर कब कम हुआ है, मेरा ब्लड प्रेशर कब हाई हो रहा है, दे नो इट। लेकिन इसके बावजूद भी चंद अलामात ऐसी हैं, अगर वो हो, लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में तकलीफ, मुश्किल से सांस आ रहा हो, ठीक है, नेजल ब्लीडिंग है, ब्लड विजन है, ब्लरी विजन है, चेस्ट पेन है, एबनॉर्मल हार्ट बीट है और ब्लड, यूरिन में ब्लड आए। अच्छा। तो ये वो चीज़ें हैं जो अलार्मिंग साइन है। अच्छा। अगर ये चीज़ को महसूस करता है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, डॉक्टर से ग्रीन सिग्नल मिल चुकी है, हिदायत मिल चुकी है कि आप रोज़ा रख सकते हैं, उसके बावजूद ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो डॉक्टर को फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें। और मैं एक बात यहाँ बताता चलूँ कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि डॉक्टर के पास आप गए, आपने सारी असेसमेंट भी करा ली, मेडिकल असेसमेंट भी, एजुकेशन काउंसलिंग करा दी, डॉक्टर ने डोज भी एडजस्ट कर दिया। डोज एडजस्ट करना आपकी मजबूरी है क्योंकि आप दिन को ले नहीं सकते। जो डॉक्टर ने दीगर चीज़ें बताई हैं एजुकेशन काउंसलिंग में, फिजिकल एक्टिविटी कैसे रखनी है, डाइट लो फैट है, नो शुगर, नो सॉल्ट, हाई पोटेशियम, जो ड्रग दवाइयों के अलावा जो खुराक में जो हिदायत बताई है, डैश डाइट जिसको कहते हैं, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, अपने रमज़ान के महीने में ग्रीन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो। अच्छा। तो वो सारी, सहरी में क्या चीज़ें खानी चाहिए, तो अगर आप उन हिदायत पे अमल करते हैं डॉक्टर्स के, तो यकीनन रमज़ान की वो तमाम बरक़ात को आप हासिल कर सकते हैं। देखिए, रमज़ान में या किसी भी इबादत के लिए अगर आप उसकी बॉन्टीज़ को हासिल करना चाहती हैं, उसके बरक़ात को, उसकी रहमतों को, तो बहुत ज़रूरी है कि आप सेहतमंद हों। अगर आप सेहतमंद होंगे तो तरावियाँ, आखिरी ताक रातों में रात भर इबादत, नफिल नमाजें, एक नमाज जो है 70 गुना जाता है, तो ये कब हासिल कर पाओगे? उसी वक्त हासिल कर पाओगे जब आप सेहतमंद हो। तो सेहत का बहुत गहरा ताल्लुक। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज का टॉपिक बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, सबकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे? एक पैगाम है जी कि रमज़ान के रोज़े रखने हैं, हम सबको रखना है, बीइंग मुस्लिम। इंशाअल्लाह वो लोग जो डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं, जो हार्ट पेशेंट, जो प्रेग्नेंट वुमेन है या दीगर बीमारियों में मुब्तला है, वो डॉक्टर से प्री रमज़ान असेसमेंट करवाएं और डॉक्टर जो हिदायत देता है मेडिसिन के एडजस्टमेंट के हवाले से और डाइट प्लान के हवाले से, उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली और रिलीजियसली फॉलो करें। अगर ऐसा करेंगे तो रमज़ान की तमाम रहमतों और बरकतों का अपने लिए भी और अपनी फैमिली वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, आज का जो टॉपिक था वो था रमज़ान की टॉपिक था, रमज़ान में किस तरह हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं, तो डॉक्टर साहब ने आज हमें बताया। तो इसके साथ ही अब इजाज़त दीजिए निदा खान को, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे रमज़ान और हमारी सेहत। अल्लाह हाफ़िज़।